हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने आप लोगों को एक दो दिन पहले बताया था कि मैं एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ और साइंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है वो हमारी एनसीईआरटी 6 क्लास में हिस्ट्री की का ये 9th चैप्टर है। ठीक है, नवा चैप्टर। अब कुछ लोग कहेंगे सर 9th से क्यों स्टार्ट करना है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए। लगभग एक साल पहले जब मैंने मतलब लगभग चैनल बनाया था, उस टाइम पर मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की कुछ क्लासेस ली थी। ठीक है, और बहुत से कम मतलब बहुत थोड़े लोग उस समय जुड़े हुए थे। तब मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की थी और लगभग 8 चैप्टर इसके कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, अब दोबारा से सेम वही चीज़ मैं करूँगा तो आप लोग भी कहेंगे कि सर एक ही चीज़ को आप बार बार कर रहे हैं। तो जो चीज़ हो चुकी है उसको आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। 8 के 8 जो वीडियोज़ हैं इनको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में भी 8 चैप्टर हो चुके हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी में भी 8 चैप्टर कंप्लीट आपके हो चुके हैं। मैथ्स आपकी आज से स्टार्ट हुई, मतलब पहला चैप्टर आज हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग ये 8 के 8 चैप्टर कर लीजिएगा। और आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है 9th चैप्टर। ये हमारा जो चैप्टर है ये है 9th, अध्याय 9 है। ठीक है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आप लोग जितना भी, अभी ये 6 क्लास चल रही है। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो 6 क्लास के जितने भी वीडियो होने थे वो सारे हो चुके हैं। मतलब उसमें 8 या 9 ही चैप्टर थे हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो हिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी और पॉलिटी में कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हिस्ट्री है इसमें 9, 10th और 11th 6 क्लास में ये 3 चैप्टर बचे हैं, इनको भी कंप्लीट कर देते हैं। फिर 7th क्लास हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, जो हाईलाइट किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, अभी 6 क्लास चल रहा है, फिर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक आप जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि आप लोगों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोबारा ये स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी आज की वीडियो रही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि रोमन साम्राज्य जो है वो काला सोना किसे कहता था, तो या फिर काली मिर्च को क्या कहता था। तो ठीक है, तो यहाँ पे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब लिखा है आगे देखिए, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, समुद्र तटों से लगे राज्य। अब इसमें देखिए, यहाँ पर इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। मुवेंदार देखिए क्या होता है, यह एक तमिल शब्द है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है मुवेंदार किस भाषा का शब्द है, तो तमिल का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। ठीक है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ठीक है, तो 3 शासक किस किस के लिए प्रयोग किया जाता था, ये हैं चोल, चेर तथा पांड्य। ठीक, भूमिंदार किसके लिए प्रयोग किया जाता था, चोल, चेर तथा पांड्य। इसका अर्थ क्या होता है, 3 मुखिया। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं ने के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम। ठीक है, तो कावेरी पट्टनम और पुहार जो है ये किसका है, चोलों का। ठीक, ये याद रखिएगा। ये जो यहाँ पर जो लिखे हैं तटीय से इस तरह 6 केंद्रों में 2 महत्वपूर्ण, एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम। पुहार या कावेरी पट्टनम ये किसका है, चोलों का। ठीक है, और दूसरा जो किसका था, पांड्यों का। और पांड्यों की राजधानी क्या है, मदुरै। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ये मुखिया लोगों ने नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में
इलाकों से शुल्क वसूल लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत, ठीक है, में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा कौन सा था ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था वो किस वंश का था, तो वो थे सातवाहन राजवंश के। ठीक है, ये याद रखिएगा। उनके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, जो सातकर्णी था या फिर सातवाहन के जो शासक है वो क्या दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब देखिए रेशम मार्ग की कहानी। कीमती, चमकीले और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में, तो रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में, लगभग 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन ने पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपनी साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिन रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनने एवं फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अब देखिए यहाँ से अब देखते हैं, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ठीक है, तो भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? वो कुषाणों ने जारी किए थे। ये क्वेश्चन बनता है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क किस कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक है, ऐसे समझिए। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? अश्वघोष ने। कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? कनिष्क के। ठीक है, इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? बुद्ध चरित्र। ठीक, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो महायान का विकास कब हुआ? हीनयान और महायान दो शाखाएं थी। तो महायान का विकास किसके समय में हुआ? अश्वघोष और कनिष्क के समय में। ठीक है, कुषाणों के समय में भी ये भी कह सकते हैं। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सांची के स्तूप पर एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। ये देखिए, आप मूर्ति देख सकते हैं। ठीक है, ये पेड़ है और यहाँ पर आसन पूरा बना हुआ है। ठीक, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे।
धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। आगे देखते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। अब यहाँ पे देखिए, बाएं जो बनी है मूर्ति वो है मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ इनमें से क्या क्या समानता और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो ये दो चित्र आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक। अब यहाँ पे लिखा थेरवाद। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों से कहीं अधिक प्रचलित था। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है ना कि थेरवाद ये किससे संबंधित है। तो थेरवाद क्या है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। यहाँ पर देखिए, कारले की गुफा महाराष्ट्र यहाँ पे दिखाई गई। तो कारले की गुफा कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, कारले की गुफा अगर पूछ दी जाए तो ये कहाँ पे पड़ेगी, महाराष्ट्र में आपको पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इस तरह की भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाशियन। ये फाशियन जो लिखा है इसको आप लोग फायान अक्सर सुनते होंगे, फायान। ठीक है, इन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा है। फायान या फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन सॉन्ग 1400 साल पहले भारत आया। स्वेन सॉन्ग मतलब हुएन सॉन्ग। ठीक है, हुएन सॉन्ग, हुएन सॉन्ग। ठीक है, ये इस तरीके से भी दोनों को लिख सकते हैं। फाशियन फायान को बोल रहे हैं यहाँ पर, और श्वेत सांग यहाँ पर हुएन सांग के लिए बोला जा रहा है। 1400 साल पहले आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। इत्सिंग भी था। ठीक है, वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी सब जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब फायान चीन वापस कैसे लौटा। फायान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फायान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। पांडुलिपि क्या होता है, मैं आपको बता दूं। पांडुलिपि क्या होता है, भुर्ज की छाल पे लिखी जाती थी, हाथों से लिखी जाती थी, इसीलिए इनको पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसी में ये पांडुलिपि शब्द पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर यह है या पश्चिम किस दिशा में। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहां पर 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरी व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। ठीक, अब हुएन सॉन्ग जो था, श्वेत सॉन्ग यहाँ पे लिखा, भूमार्ग से उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था। अब यहाँ पर देखिए, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। हुएनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा कहाँ है, बिहार में, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 8 7 8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं।
ठीक है। फिर भक्ति की शुरुआत, यहाँ पे देखिए, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी भी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत अध्याय 11 देखो का एक हिस्सा है। इनमें से भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक अध्याय है। ठीक है, एक हिस्सा है। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देशों के अन्य भागों में फैलने लगा। भक्ति अपने मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य रूप में भी। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृत मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ठीक है, वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की एक साथ, ठीक है, यहाँ पे विष्णु एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यही पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव। भगवत का अर्थ है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान भागवत अपने सभी देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हिंदू का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है, यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक, अब यहाँ पे ईसाई धर्म के लिए भी यहाँ पर बताया गया है थोड़ा सा। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। तो ईसा मसीह जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरीके से दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल क्या होता है? ईसाइयों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल में ईसा मसीह ने उपदेशों की बातों को लिखी, यहाँ उसका एक अंश दिया गया। तो अंश यहाँ पर कोई खास नहीं है, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे पढ़ने लायक थी यहाँ पर। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन थे। ठीक है, सातवाहन थे। ठीक है, इनको कहा जाता है, सातवाहन शासक को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है। मुवेंदार क्या थे? चोल, चेर, पांड्य, या फिर तीन स्वामी ऐसे करके कुछ था। ठीक है, मुवेंदार ये होगा। और अश्वघोष बुद्धचरित, बोधिसत्व ये हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म, और श्वेतसांग ये चीनी यात्री। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क का लगभग 1900 साल पहले शासक। ठीक है, शासन इनका 1900 साल पहले। फायान का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। श्वेतसांग की भारत यात्रा, अपार की शिव की रचना 1400 साल पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर 9 है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। अब 10 और 11 को भी कंप्लीट जल्दी से कर लेंगे, उसके बाद आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 7th की भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।